आज की कहानी है दोस्तों सुख शांति। जब कभी परिवार में सुख शांति खो जाए या परिजनों में आपसी मतभेद शुरू हो जाए तो उस घर को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इंसान चाहकर भी इस पर अपना बस नहीं चला सकता। अगर कभी एक हद तक सामने वालों की बातों को नज़रअंदाज भी कर लें, लेकिन कभी कभी चुप बैठने से बहुत लोगों को बढ़ावा मिल जाता है। ऐसा रेखा की सोच थी। ऐसे ही घर में जब तब जा रहे परेशानियों ने मेरी भतीजी रेखा की तबीयत और ज़्यादा खराब कर दी। सर्दी बुखार से पैदा हुआ सिर दर्द रोने के कारण इतना बढ़ा कि सिर फटने लगा। बुआ या सुमित अगर घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी। रेखा अपने भाई के बारे में बोलते हुए सुबक रही थी। पिताजी और माँ के मरने का सदमा सहा है मैंने। दोनों छोटे भाइयों को काबिल बनाकर इज्जत की जिंदगी देने के लिए मैंने अपना घर नहीं बसाया। आज सुमित घर छोड़कर जाने को तैयार है। कितना अच्छा फल मिल रहा है मुझे अपने त्याग और बलिदान का। तो इतनी परेशान मत हो रेखा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे दिलासा देते हुए बार बार समझाया, पर उसका रोना नहीं थमा। मेरा बड़ा भतीजा सुमित अपने कमरे में अपनी पत्नी शिखा से ऊंची आवाज में झगड़ रहा था। आमतौर पर सुमित से डरने दबने वाली शिखा उस दिन जबरदस्त विद्रोही मूड में उससे खूब लड़ रही थी। मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, अब इस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। शिखा की गुस्से भरी आवाज हम साफ साफ सुन रहे थे। रात दिन की रोक टोक अब मुझसे नहीं सही जाती है। आपकी बहन जानबूझकर मुझे दुखी और परेशान करती है। हमें नहीं चाहिए उनकी सहायता, उनका पैसा। मैं और मेरा बच्चा एक वक्त की रोटी खाएंगे, पर मैं अब सुख चैन से अलग घर में ही रहूंगी। जिस बात को लेकर घर का माहौल इतना खराब हो गया था वह बहुत छोटी सी बात थी। शिखा सुबह अपनी बड़ी बहन से मिलने जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन रेखा ने अपनी खराब तबीयत को कारण बना उसे जाने से रोक दिया। शिखा की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से तेज रही। वह बुरी तरह पहले रेखा से उलझी, फिर सुमित से, उसका देवर आकाश, देवरानी रूपा और मैं उसे समझाकर शांत करने में पूरी तरह असफल रहे। घटना चक्र ने खतरनाक मोड़ तब लिया जब सुमित ने गुस्से में आकर शिखा के गाल पर 2 थप्पड़ मार दिए। शिखा ने एकदम खामोश होकर अपना और अपने बेटे निखिल का जरूरी सामान एक सूटकेस में भरना शुरू कर दिया। वह घर छोड़कर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। रूपा की पूरी सहानुभूति अपनी जेठानी के साथ है, यह उसके आव भाव से साफ पता चल रहा था। उसका फूला मुंह उसके खराब मूड की निशानी थी। आकाश भावुक स्वभाव का है। वह अपनी दीदी की बेहद इज्जत करता है। उसे मैंने ऊंची आवाज में रेखा से बातें करते कभी नहीं सुना। रूपा और आकाश का लव मैरिज हुआ था। रूपा अच्छी पगार पाती है। बाहर घूमने फिरने और मौज मस्ती में करने में उसका बहुत मन लगता है। मेरा यह मानना है कि अगर आकाश अपनी बहन के साथ इतनी ज्यादा मजबूती से ना जुड़ा होता तो रूपा अब तक जरूर घर से अलग हो गई होती। रूपा की तुलना में सब शिखा को ज्यादा सीधा और सरल मानते थे, पर आज वही घर छोड़कर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। सुमित नाराजगी भरे अंदाज से शिखा को सूटकेस के सामान भरते देख रहा था। जब शिखा सूटकेस बंद करने को तैयार हुई तब वह झटके से उठा और सूटकेस उठाकर उलट कर फेंक दिया। सारा सामान पलंग पर फैला देख शिखा पहले जोर से रोई और फिर बाहर के दरवाजे की तरफ तेज चाल से बढ़ गई। उसके पीछे पहले सुमित घर से बाहर गया। करीब 5 मिनट बाद आकाश और रूपा भी निखिल को लेकर उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चले गए। मैं बाहर का दरवाजा बंद करके रेखा के कमरे में लौटी तो उसे बेहद उदास और दुखी पाया। बुआ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इस घर का हर सदस्य मुझे नफरत की नज़रों से देखने लगा है? रेखा के इस सवाल के जवाब में मैंने उसे छाती से गले लगा लिया। वह सुबकने लगी थी। मेरे बड़े भैया करीब 10 साल पहले ही हमें छोड़ गए थे और भाभी उनके 3 साल बाद। भैया ने सदा के लिए आंखें मूंदने से पहले अपनी बेटी रेखा को परिवार की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां डाल दी थी। रेखा ने अपने पापा को दिए गए वादे को जरूरत से ज्यादा गंभीरता के साथ निभाया था।
उसने अपना ही नहीं, अपने भाइयों का भी कैरियर अच्छा बनाया। जो रुपए उसकी शादी के लिए माता पिता ने जोड़े थे, उससे आकाश को इंजीनियर बनाया। उसके लिए रिश्ते आते रहते थे, पर वह शादी से इनकार करती रही। अपने से पहले रेखा ने सुमित की शादी की। घर में जल्दी बहू लाकर वह अपनी माँ को सुख और आराम देना चाहती थी। आकाश ने अभी 2 साल पहले रूपा से लव मैरिज कर लिया था। उस वक्त तक रेखा 30 साल की हो चुकी थी। वह तब तक कभी शादी न करने का मन पूरी तरह बना चुकी थी। मेरी समझ से उसकी शादी न होने के अलग अलग समय पर अलग अलग कारण रहे। जब तक वह 26 साल की हुई तब तक अपने स्वर्गीय पिता को दिए गए वचन के चलते उसने शादी करने से इनकार किया था। इस उम्र के बाद लड़कियों के लिए उचित रिश्ते आने कम हो जाते हैं। बाद में वह आकाश को इंजीनियर बनाने व सुमित की शादी की जिम्मेदारियों के चक्कर में फंसकर अपनी शादी टालती गई। शादी की सही उम्र निकलती जा रही थी। इस बात का एहसास किस सामान्य लड़की को नहीं होगा। रेखा भी जरूर मन ही मन परेशान व चिंतित रही होगी। तभी उसके चेहरे का नूर कम होने लगा। कैरियर बेहतर हो रहा था, पर विवाह के बाजार में उसकी कीमत कम होती गई। आकाश इंजीनियर बनते ही अपने एक सहपाठी की छोटी बहन रूपा से प्रेम विवाह कर लेना रेखा को सदमा पहुंच गया। इस शादी के बाद उसने कभी शादी न करने की बात सबके सामने कुछ शिकायती अंदाज में खुलकर कहनी शुरू कर दी थी। बुआ, मेरे दोनों भाइयों के घर बस गए हैं। यह मेरे बड़े संतोष की बात है। परिवार ही अब मेरे अपने हैं। इन सब के साथ मैं आराम से जिंदगी गुजार लूंगी। रेखा के ऐसे मनोभावों को मैं कभी बदल नहीं पाई। आकाश की शादी के बाद पहले से चली आ रही एक समस्या ने ज्यादा विस्फोट रूप हासिल कर लिया था। समस्या पैदा हुई थी रेखा के स्वभाव को लेकर। वह दोनों भाइयों से बड़ी थी। जिम्मेदारियों का बड़ा सा बोझ वह अपने कंधों पर सालों से ढो रही थी। दोनों भाई उसे पूरा मान सम्मान देते थे, उसके कहे को कभी नहीं टालते थे। रेखा खुद को घर की मुखिया मानती थी। हर किसी को आदेश देना उसे अपना हक लगता था। सब उसके ढंग से उसके कहे पर चलते रहते थे। यह इच्छा उसके मन में गहरी जड़ें जमाए हुई थी। शिखा और रूपा बाहर से आकर परिवार का अंग बनी थी। रेखा सबकी शुभचिंतक है, इसका एहसास सभी को था, पर उसके तानाशाही व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावपूर्ण रहता। पूरी स्थिति आकाश की शादी के बाद ज्यादा बिगड़ी थी। शिखा और रूपा को एक दूसरे के सामने रेखा से दबना डरना जरा भी नहीं भाता था। बड़ी ननद का व्यवहार दोनों को धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। घर में बढ़ती कलह व असंतोष की खबरें मुझे रोज ही फोन पर मिल जाती थीं। घर की तीनों स्त्रियां मुझे अपने अपने पक्ष में करने के लिए एक ही घटना को अलग अलग रंग देकर सुनाती। दोनों भाई इन परिस्थितियों से बेहद दुखी व परेशान थे। अपने भैया भाभी के परिवार को यूं दुखी परेशान व तनावग्रस्त देख मैं अक्सर आंसू बहाने लगती। इस समस्या के समाधान की जरूरत मुझे शिद्दत से महसूस होने लगी थी। समस्या का समाधान करीब 3 महीने पहले रोहन के रूप में सामने आया था। वह मेरी बहुत पुरानी सहेली संगीता का बड़ा बेटा था। उसके इतने बड़े संयुक्त परिवार में जाकर मैं खटक सकूं, हम किसी दूसरे के काम नहीं आएंगे, किसी का सहारा नहीं बनेंगे, हमारे काम भी कोई नहीं आएगा। मेरे इस तर्क को सुनने के बाद रेखा कुछ उदास जरूर हो गई, पर रोहन से संबंध जोड़ने में मैं उसकी दिलचस्पी पैदा नहीं कर पाई। मैं रोहन को लेकर जब रेखा के कमरे में पहुंची तो वह बहुत ही बुरी हालत में नजर आ रही थी। उसका सिर पहले ही दर्द से फटा जा रहा था, अब उल्टियां भी शुरू हो गईं। उन दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और मैं पलंग पर लेटी रेखा के माथे पर ठंडी पानी की पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद मैंने यह काम रोहन को सौंपा और अदरक वाली चाय बनाने के लिए रसोई में चली आई। रेखा के अंदर शायद इतनी ताकत नहीं थी कि वह रोहन द्वारा पट्टियां रखे जाने का विरोध कर पाती। हमारे बहुत जोर देने पर रेखा ने 2 घूंट चाय पी कि फिर उसका जी मचलाने लगा और 2 मिनट बाद उल्टी हो गई। इसका बुखार कम नहीं हो रहा है, कोई लौट आता तो इसे डॉक्टर को दिखा लाते। मेरी आवाज चिंता से भरी थी। हम दोनों ले चलते हैं इसे डॉक्टर के पास,
रोहन ने सकुचाए अंदाज में सुझाव पेश किया। गुड आइडिया, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। रेखा के कुछ कहने से पहले ही मैं कमरे के बाहर निकल गई। रेखा को रोहन की उपस्थिति असहज बना रही थी। वह उसकी किसी भी तरह की सहायता लेना नहीं चाहती थी, पर कमजोरी ने उसे मजबूर कर दिया था। मेरी एक आवाज पर रोहन भाग भाग कर काम कर रहा था। घर बंद करने में उसने मेरी सहायता की। रेखा को सहारा देकर बाहर लाया, फिर डॉक्टर के क्लिनिक तक ले जाने के लिए 2 रिक्शे लाए। मुझसे रेखा नहीं संभलेगी, ऐसा कहते हुए मैंने रोहन को रेखा के साथ रिक्शे में बिठा दिया। इस बार बीमार रेखा की आंखों में मैंने नाराजगी के भाव साफ देखे, पर उसकी परवाह न कर मैं दूसरे रिक्शे की तरफ चल दी। रिक्शा चल पड़ा। सड़क के कोने पर जाकर जब वह मेरी आंखों से ओझल हो गई, तो मैंने अपने रिक्शे वाले को 10 रुपये देकर खाली वापस रिक्शा भेज दिया। मेरा रोहन और रेखा के साथ क्लिनिक तक जाने का कोई इरादा नहीं था। ताला खोलकर मैं घर में घुसी और टीवी खोलकर सीरियल देखने का आनंद लेने लगी। रोहन से रेखा हर बार कीटी कटी सी मिलती आई थी। मैंने इस बार उन दोनों को काफी समय एक साथ गुजरने इस समय का इंतजाम कर दिया था। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मैं आराम से सीरियल देखने में मग्न हो गई। वह दोनों करीब 2 घंटे बाद लौटे। डॉक्टर ने रेखा को उल्टी बंद करने का इंजेक्शन दिया था। वह कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। इसी कारण उसकी नाराजगी और शिकायतें लौटने लगी। बुआ, यह सब लोग 3 घंटे से कहाँ गायब हैं? उसने नाराजगी भरे लफ्जों में अपने भाई व भाभीियों के बारे में सवाल पूछा। वो सब शिखा की बड़ी बहन के घर चले गए हैं। मैंने उसे सही जानकारी दे दी। क्यों? मेरे ख्याल से शिखा का मूड ठीक करने के इरादे से, और मैं यहाँ मर रही हूँ, इसकी किसी को चिंता नहीं है। वह भड़क उठी। अपने घर वाले मस्ती मारते फिरे और एक बाहर का आदमी मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरे लिए दवाइयाँ खरीदे, मारा मारा फिरे। क्या मैं बोझ बन गई हूँ उन सब पर? और आप क्यों नहीं हमारे साथ आई? मैंने विषय बदलने के लिए थोड़ा सा रुख अपनाते हुए जवाब दिया। रेखा, जो तुम्हारे सुख दुख में खड़ा है, उस नेक दिल इंसान को बाहर का आदमी बताकर उसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरा तीखा जवान सुनकर रेखा पहले चौंकी और फिर परेशान नजर आती रोहन से बोली, आई एम सॉरी। गुस्से में मैं गलत शब्द मुंह से निकल गई। इसे आसानी से माफ मत करना रोहन, मेरी कोई बात नहीं सुनती है जिद्दी लड़की। इसे माफी तभी देना जब यह तुम्हारे कहने से कुछ खा ले। मैं तुम दोनों का खाना यही लाती हूँ। रेखा से नजरें मिलाए बिना मैं मुड़ी और कमरे से बाहर निकलकर रसोई में आ गई। आज सारी परिस्थितियां मेरे पक्ष में थी। बिस्तर में मैं लेटी बीमार रेखा न कहीं भाग सकती थी, न जोर से झगड़ा करने की हिम्मत उसमें थी। रोहन की मौजूदगी में रेखा को अपना व्यवहार संभालते की सीमा के अंदर रखना ही था। मैं उसके सामने जाने से भी बच रही थी। रोहन ने जब भी जाने की इच्छा जाहिर की, मैंने या तो उसे कोई काम पकड़ा दिया या प्यार से झपट कर चुप करा दिया। वैसे रेखा ने पहले जो नाराजगी भरी खामोशी अपनाई हुई थी, वह भी कुछ देर सोने के बाद चली गई। जागने के बाद रेखा ने रोहन के साथ एक लोकप्रिय हास्य धारावाहिक देखा। फिर दोनों हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करने लगे। मैंने नोट किया कि रेखा मुझे देखकर गुस्सा आंखों में भर लाती थी, पर रोहन के साथ उसका व्यवहार दोस्ताना था। ऐसा शायद पहली बार हो रहा था। उसके बीच बने इस नए संबंध को फूलने फलने व अवसर देने के इरादे से मैं अंदर के कमरे में जाकर लेट गई। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। रेखा के कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी भतीजी पलंग पर और रोहन पास पड़ी कुर्सी में बैठकर सो रहे थे। आने की मेरी आहट सुनकर रोहन जाग गया। हम दोनों कम से कम आवाजें पैदा करते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब मैं संभाल लूंगी, तुम घर जाओ। मैंने उसकी पीठ प्यार से थपथपाई। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने नोट किया कि उसके कपड़ों से उल्टी की बदबू आ रही थी। अब कल आ जाना बेटा, थक भी गए होगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ मौसी जी। रेखा एक उपन्यास पढ़ना चाहती है, मैं वह भी उसे आज ही उपहार में देना चाहता हूँ। वह स्वीकार कर लेगी तुम्हारा उपहार? मेरी आंखों में शराफत के भाव उभरे। हाँ मौसी जी, उसने मुझे आज अच्छा इंसान बताया है।
अब उसका अच्छा मित्र बनने का प्रयास करूँगा। वह शर्माता सा बोला। तब एक काम और करना, बीमार आदमी के कमरे में फूलों का सुंदर गुलदस्ता मैं समझ गया। उसने उत्साहित अंदाज में मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने घर चला गया। उसे लौटने में करीब 2 घंटे लगे। इस सारे समय में रेखा अपने भाभी और भाइयों के व्यवहार की लगातार आलोचना करती रही। उसने इन सब के लिए अब तक जो भी अच्छा किया था, उन कर्मों का राग अपलाती रही। मैंने जानबूझकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर्फ इतना ही कहा, कई बार अपने काम नहीं आते। रेखा, इस समस्या का समाधान यही है कि उस दिल के अच्छे इंसान को तुम अपनी दूसरी सूची में शामिल कर लो, जो सुख दुख में तुम्हारा साथ खुशी खुशी देने को तैयार है। मेरा इशारा रोहन की तरफ है। इस बात का उसने बखूबी समझा, पर हमारे बीच रोहन को लेकर कोई चर्चा नहीं छिड़ी। मैंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाने की मूर्खता नहीं की। रोहन ने बाहर से जब घंटी बजाई, तब मैं रेखा को हाथ पकड़कर भावुक स्वर में सिर्फ इतना कहा, बेटी, अपने भाई और भाभीओं को परिवार से भावी सुख और सुरक्षा पाने की नासमझी मत कर। तेरे बलिदान और त्याग की यादें वक्त धुंधली कर देगा। तूने जो भी इन सब के लिए किया है वह वक्त की जरूरत थी। अब उन बलिदानों की कीमत मत मांग। जिंदगी में सुख, शांति, सुरक्षा और प्यार भरा सहारा सभी को चाहिए। अपनी गृहस्थी बसा ले, यह सब चीजें तुझे वहीं मिलेंगी। मेरी इस सलाह को रेखा ने गंभीरता से लिया। इसका एहसास मुझे उसके रोहन द्वारा लाए गुलदस्ते को स्वीकार करने के अंदाज से हुआ। रोहन के हाथों में गुलाब के फूलों का वह छोटा सा गुलदस्ता लेते हुए रेखा शर्मा उठी थी। उसे किसी आम लड़की की तरह यूं शर्माते हुए मैं पहली बार देखा। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में चली आई। वहां से मैंने फोन पर सीखा और रूपा की बातें की और सारी बात बताई, और मैंने बोला, अब तुम दोनों लौट आओ। मेरी यह बात सुनकर वह दोनों खुशी भरी उत्तेजना का शिकार हो गई। आज जो भी घटना था वह शिखा, रूपा और मेरी मिली भगत का नतीजा था। रेखा की बीमारी का फायदा उठाकर हम तीनों ने रोहन और उसे पास लाने की योजना पिछली रात ही बनाई थी। सुमित और आकाश इस योजना का हिस्सा नहीं थे। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि वह चारों घर से बाहर चले जाएं। शिखा ने सुमित के साथ जबरदस्ती झगड़े को बढ़ाया था। रूपा ही जोर देकर आकाश को साथ में घर के बाहर ले गई। रेखा रोहन के साथ अपनी घर गृहस्थी बसा लेगी, इस आशा की जड़ें आज काफी मजबूत हो गई थी। घर में बढ़ते झगड़ों की समस्या को हल करने की दिशा में हमने सही कदम उठाया है, इसका भरोसा मेरे मन में पक्का होने लगा था। दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताइए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।